क्या हाल है साथियों, मैं विकास सोमर आपके अपडेट सऊदी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं डिटेल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉ की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर है ये 35। ठीक, अब देखिए ये वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लेबर लॉस, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा वेटेज होने वाला है एग्जामिनेशन ईपीएफओ 2020 का। ठीक, आज का हमारा जो टॉपिक है कि डिस्प्यूट हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, उसको कैसे लेबर कोर्ट, कैसे कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, ये सब उसको करते हैं, खत्म करते हैं डिस्प्यूट को, कैसे इस पे जो जजमेंट लिया जाता है, कैसे न्याय किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इस वाले वीडियो में देखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। लेकिन आगे के बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ का 2020 का और यूपीएससी 2021 का हमारा कंप्लीट पीडीएफ आपका पेड ग्रुप चालू हो चुका है। आप लोग उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज पूरी मिलेगी, जिसमें सेक्शनल टेस्ट, फंक्शन, आपका फुल लेंथ टेस्ट और वीकली टेस्ट होते हैं। इसके अलावा भी आपको कई सारे जो है एमसीक्यूज जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो है स्टडी मटेरियल है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, टेस्ट भी जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, और स्टडी मटेरियल भी पूरा दिया जाएगा, रेलेवेंट एकदम जो होता है। ठीक, ये नहीं कि कुछ भी आपको उठा के दे दिया जाए। इसके बाद जो है डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है, जिसमें कि कंटिन्यूअस हेल्ड होल्ड एक्सरसाइज होती है। भारत में और कहीं पे भी नहीं हो रहा है। आप चाहे जो भी आप पढ़िए, सब कुछ पूछने, आप कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं पढ़ाई संबंधित, उसका जवाब आपको दिया जाता है। आप टेस्ट में आपको क्या कमियां रह रही, क्या है, सारी मिस्टेक्स सॉल्व कराई जाती है। कुल मिला के पर्सनल गाइडेंस जिस लेवल पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है। 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए यहाँ पे ये क्या है, लेबर कोड यानी कि श्रम न्यायालय क्या है। ठीक, ये एग्जिस्टेंस में आई है आपका किस लॉ के अंतर्गत, भाई समझना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अमेंडमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1956 लेबर कोड इस लॉ के अंतर्गत आया है। ठीक, ये सेक्शन 7 जो है इसमें ये बताता है समुचित सरकार को नियुक्ति के लिए एक या उससे अधिक श्रम न्यायालयों का गठन करने का अधिकार देता है। ये मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट पे स्टेट हो गया, आपका सेंटर पे सेंटर हो गया। ठीक, जहां पर उन्होंने एक या उससे ज़्यादा लेबर कोर्ट का अपॉइंटमेंट करने की बात कही गई है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो आपके किसमें, सेकेंड शेड्यूल में, इसी एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में जो दूसरी अनुसूची है उसमें इसको सूचीबद्ध किया गया है। ठीक, अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। द प्रॉपर्टी और लीगैलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एम्प्लॉयर अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक, स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, प्लीज़ कमेंट करके आज बता ही देना, ठीक है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, स्थायी आदेशों के आवेदन और व्याख्या। ठीक, इसके बाद क्या है, डिस्चार्ज एंड डिसमिसल ऑफ वर्कर इंक्लूडिंग गिविंग रिलीफ टू ए रॉन्गली डिसमिस्ड एम्प्लॉय। अब यहाँ पे कह रहा है कि भैया जो वर्कर, जो मतलब जिसने गलती करी है, उसको डिस्चार्ज कर दो या डिसमिस कर दो। अच्छा, डिस्चार्ज और डिसमिस में मैंने कल ही बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि डिस्चार्ज पे री एम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए, क्वेश्चन है आप लोगों के साथ में। और डिसमिसल पे, मतलब डिसमिसल और डिस्चार्ज में किस में आपका फिर से जिसको निकाला गया है, डिस्चार्ज या डिसमिस किया गया, उसको फिर से री एम्प्लॉयमेंट किस वाले में दिया सकता है, डिस्चार्ज में या डिसमिसल में, आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक, अगर उसके अलावा जो भी मान लीजिए किसी वर्कर को गलत तरीके से जो है उसकी बर्खास्तगी यानी कि या फिर उसको जो है डिसमिसल कर दिया गया है, तो उसको कुछ ना कुछ रिलीफ भी दिया जाए। भले भैया गलती हमसे हुई है तो हम भी रिलीफ देंगे ना। इसके बाद क्या है, विड्रॉल ऑफ एनी कस्टमरी जो है कंसेशन और प्रिविलेज, किसी भी प्रथागत रियायत या फिर विशेषाधिकार को वापस लेने का भी प्रावधान है इसमें। और इलीगल स्ट्राइक लॉकआउट, हड़ताल लॉकआउट की गैर कानूनी होने पर भी जो है आपका कार्रवाई की जा सकती है। इस पे जो है मतलब आप लेबर कोर्ट के पास आप जा सकते हो। ठीक, इसके बाद क्या है, इशू अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल। अच्छा, सेकंड शेड्यूल में कहा गया है बाकी वो वाले इशू जो थर्ड शेड्यूल में नहीं दिए गए हैं, उनको यहाँ पे आप सेकंड शेड्यूल में जोड़कर उन सारी चीज़ों पे आप लेबर कोर्ट के पास जा सकते हो। और ये वाला एक्ट कौन है जिसमें शेड्यूल ये वाला दिया गया सेकंड, वो एक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1956। ठीक, समझ में आ गई बात ये। अब देखिए इसी के साथ अब देखिए ये आपका सेक्शन 7 सब क्लॉज 3 क्या कहता है। यहाँ पे हमने देखा था सेक्शन 7 की बात हुई थी, यहाँ पे क्या हो रही है, सेक्शन 7 का सब क्लॉज 3 की बात हो रही है। यहाँ पे कहता है कि कोई भी नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोड, मतलब कि वो ऐसा व्यक्ति
जिसके बारे में यहाँ दे रखा है, उसको हम प्रिसाइडिंग यानी पीठासीन अधिकारी लेबर कोर्ट का नहीं बनाएंगे। वो कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जिनको नहीं बनाएंगे, उनके बारे में यहाँ दिया गया है। वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट का अगर जज हो तो नहीं बनाएंगे। ये मस्ट बी डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड्स दैट, देखिए सॉरी इसमें उल्टा हो गया है। जो मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है पीठासीन अधिकारी तो वही होगा जिसके पास ये वाले कुछ इसमें से चीज़ें ऑलरेडी गुड या फिर स्किल होंगी। ठीक ठीक, मतलब एक तरीके से मानक है कि ये तो क्वालिफाइड है कि नहीं है लेबर कोर्ट पे रहने के लिए, इसको देखने वाली बात है। ठीक है, मतलब उनको जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो रहे हों आपके मिनिमम पीरियड 3 साल के लिए। इसके बाद जो है आपका जुडिशियल ऑफिस कोई भी इन्होंने इंडिया में ले रखा हो फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स और नए कार्यालय पे होना चाहिए। ठीक है, वह किसी भी प्रांतीय अधिनियम के तहत, प्रांतीय मतलब प्रोविंस के अधिनियम के तहत गठित श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के रूप में कम से कम 5 साल रहे हों। ठीक है, 5 साल तक पहले भी काम कर चुके हों ऐसे पीठासीन अधिकारी पर, जो भी लेबर कोड पहले प्रोविंशियल एक्ट में किया गया। प्रोविंशियल एक्ट कब होते थे मालूम है ना, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ठीक, इसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। लेबर कोर्ट हमने समझ लिया, अब किससे बात हो रही है, औद्योगिक न्यायाधिकरण की बात हो रही है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का अगर देखा जाए, इससे रिलेटेड देखिए पहली धारा जो है, पहली धारा इसमें दी गई है धारा 7A। ठीक, सेक्शन 7A इसमें क्या होता है कि 2 या 3 जो है इसका वो ये एम्पावर करता, सशक्त बनाता है किसी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को टू कॉन्स्टिट्यूट 1 और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। ठीक, तो यही कह रहा है कि मतलब कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो, स्टेट पे, सेंट्रल पे, वो एक या उससे अधिक जो है औद्योगिक न्यायाधिकरण को बना सकता है फॉर एडजर्नमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन होना चाहिए यहाँ पे, ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटेड टू द शेड्यूल। ठीक है, कोई भी मतलब जो भी औद्योगिक विवाद चल रहे हैं उनके ऊपर जो है आपका जजमेंट देने के लिए। अच्छा, क्वालिफिकेशन सेम जो है आपकी होगी ट्रिब्यूनल के लिए, हेड के लिए 1 और 2 वाली। ठीक है, 1 और 2 वाली जो है सेम योग्यता यहाँ पे होगी, ये जो थी। ठीक, 1 और 2। और इसी में देखिए थर्ड शेड्यूल क्या है वो समझ लेते हैं। जो पहले वाली बात हुई थी कि थर्ड शेड्यूल में जो चीज़ नहीं दी गई है वो वाली, जो उसको जोड़ के आप जो है सेकंड शेड्यूल में चले जाएंगे, वहाँ पे जो है आप उसको उस पे जो है आप डिस्प्यूट दिखा के लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, थर्ड शेड्यूल क्या बोल रहा है, वेजेस, मजदूरी अवधि, भुगतान की विधि, अनिवार्य और अतिरिक्त भत्ते। ठीक, एडिशनल अलाउंसेज हो गया, वर्क एंड रेस्ट पीरियड हो गया। ठीक, काम और आराम की अवधि, संवैतनिक छुट्टियां और अन्य छुट्टियां, पेड हॉलीडे और अदर हॉलीडेज, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी। ठीक, ग्रेचुटी की डेफिनेशन जो बताइए मैंने आज ही बताई है आप लोग यहाँ पे। वर्क अकॉर्डिंग टू शिफ्ट और वर्क अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर, पारियों के अनुसार काम करना या स्थायी आदेश के अनुसार काम करना, किस उस पर काम करना, ये वाली चीज़ है यहाँ पर। ठीक, साथ ही साथ क्या है, क्लासिफिकेशन बाय ग्रेड्स, ग्रेड द्वारा वर्गीकरण, रूल ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन के नियम, रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण, और साथ ही साथ रीट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन एंड क्लोजर ऑफ जो है एस्टेब्लिशमेंट, काम करने वालों की छटनी और प्रतिष्ठान जो है को बंद करना। ये सब किस में आता है, आपके शेड्यूल थर्ड शेड्यूल में आता है। ठीक, अब देखिए जो नेशनल ट्रिब्यूनल है, देखिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात करी थी, अब हम क्या बात कर रहे हैं, नेशनल ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की बात कर रहे हैं। इसमें 7B जो ये कहता है सेक्शन कि एक या एक से ज़्यादा जो है नेशनल ट्रिब्यूनल इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी राष्ट्रीय मतलब महत्व की वाली जो चीज़ें क्वेश्चन कोई सवाल उठ रहे हैं, तो एक या उससे ज़्यादा न्यायाधिकरण आपके राष्ट्रीय लेवल के हो सकते हैं। आर ऑफ सच नेचर द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड इन मोर देन वन स्टेट। ठीक, एक स्टेट से ज़्यादा है, आर लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन और अफेक्टेड बाई देम। कोई भी मतलब इस तरीके के राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो कि मतलब नेशनल लेवल पे उनके नेचर है, और या फिर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऐसे बने हुए हैं जैसे मान लो यूपी बिहार दोनों में ही वो हैं, या फिर यूपी दिल्ली, या फिर यूपी हरियाणा, या फिर जो है हरियाणा छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब, ये सारी जो है आपस में एक से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कहीं बने हुए हैं। तो उनके बीच में अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको किसके पास आप ले आ पाओगे, क्या आपका हरियाणा वाले के पास ले जाओगे, स्टेट ट्रिब्यूनल के पास में ले जाओगे, या फिर पंजाब ट्रिब्यूनल के पास ले आओगे। इसके मतलब दोनों उसमें है, तो आप इसको कहाँ ले जाओ, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पास ले जाओ, नेशनल ट्रिब्यूनल के पास ले आओ, ये वाली बात है। ठीक, टू लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन और अफेक्टेड बाई देम। अब देखो पीठासीन अधिकारी जो है शुड बी बिलो द एज ऑफ 65 और मस्ट हैव ए जज हैज बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पे कह रहे हैं जो भी आपके पीठासीन अधिकारी होंगे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में
65 साल के नीचे होने चाहिए और ये हाई कोर्ट के जज रहे हों। अब देखिए क्या है, ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैच्यूटरी मेथड मेजर्स क्या हैं, वैधानिक उपाय क्या है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीज़ें जो है बैठ के कैसे सुलझाया जाए, कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट जो है आपका नियोक्ता और एम्प्लॉयज़ के बीच में, कामगारों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में। तो देखिए वर्क्स कमेटी है, इसको मैंने आप लोगों को कल बताया है, बाई पार्टाइट है, मतलब कि दो इसमें लोग टेबल पे बैठेंगे, एक नियोक्ता हो गया, दूसरा जो एम्प्लॉयज़ हो गए। इंस्टीट्यूशन फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात कही गई है। ठीक, प्रिवेंशन पहले तो उसको रोको और अगर हो जाए तो उसका जो है निपटान करो, रोकथाम है और निपटान। औद्योगिक विवादों का के लिए कई सारे संस्थान बनाए गए हैं। सेक्शन 3 जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वाला, वो ये मैंडेट करता है कि कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 100 या उससे ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हैं वहाँ पे एक वर्क कमेटी होनी चाहिए। वर्क्स कमेटी मैंने कल ही आपको बताई थी कि क्या होता है, आप लोग को ये बताना है यहाँ पे किस लेवल पे होता है, ये भी बताइए। कानूनी उस पर भी है, ऐसा नहीं है कि गैर कानूनी है। ठीक, आपका दूसरा क्या चीज़ है, जैसे ये हमने पहले देख लिया कि स्टैच्यूटरी मेजर्स क्या क्या हैं, नेशनल ट्रिब्यूनल और ये सब, मतलब किसी तरीके से वो डिस्प्यूट हो रहा है वो हो ना, और जो है पीस होता रहे, सद्भावना हार्मनी बनी रही, ये वाली चीज़ है। कंसीलिएशन यानी कि सुलह, ये प्रोसेस एक तरीके की प्रक्रिया है जिसमें रिकंसाइल किया जाता है व्यूज़ ऑफ द पार्टीज टू ए डिस्प्यूट एंड ब्रिंगिंग देम टू एन एग्रीमेंट। ठीक, एक विवाद के लिए पार्टियों के विचारों को समेटने और उन्हें एक समझौते पर लाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। मान लीजिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ ये दोनों लोग जो है अपनी अपनी कुछ इनके बीच में नाराज़गी चल रही है, तो कंसीलिएशन का मतलब, सुलह का मतलब यह है कि इन दोनों पार्टियों को के विचारों को कुछ कुछ चेंज करो, इनको एक समझौते पर लाने की कोशिश करो और जो है उनको ये बताओ कि भैया डिस्प्यूट सब ठीक नहीं है, आप लोग मतलब उनको समझाना है, सुलह करानी है उनके बीच में ताकि नाराज़गी खत्म हो जाए। ठीक, इसके बाद क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंसिलिएशन इज़ नॉट बाइंडिंग। अब देखो ये चीज़ जरूरी है, यही पूछेगा वहाँ पे डायरेक्टली कि ये बाइंडिंग होता है, नहीं बाइंडिंग नहीं है। ठीक, ऑन द पार्टीज टिल दे साइन, जब तक वो साइन नहीं कर देते समझौते पे, जब तक साइन नहीं कर रहे हैं, हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, तब तक जो है ये प्रोसेस जो आपका कंसिलिएशन हुआ है प्रोसेस, ये बाइंडिंग नहीं है आपका कि आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बार समझौते पे कर लिया विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, तो उसके बाद वो आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता के मतलब की तरीके से काम करता है, प्रभावशाली हो जाता है और फिर आपके ऊपर वो बाइंडिंग हो जाएगा। किसके ऊपर, मतलब एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक, कंसिलिएशन ऑफिसर, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, चीफ। ठीक है, बताइए, कई सारे उन्होंने एक सिचुएशन दी थी, बताइए किससे संबंधित है, आर्बिट्रेशन से संबंधित है कि ये आपका कंसिलिएशन संबंधित है या फिर सुलह संबंधित है, यही पिछली बार क्वेश्चन पूछा था। इस बार फिर से इन्हीं में से देखना पूछेगा जरूर, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इतने होने, कुछ ना कुछ जो है इसके अलावा जरूर पूछा जाएगा। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट बहुत है। इंजॉयज द पावर ऑफ, ये सिविल कोर्ट की तरह होता है सुलह अधिकारी की जो है, तो मतलब ये क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, क्वासाय जुडिशियल बॉडी भी है, यानी कि अर्ध न्यायिक निकाय या फिर संस्था कह सकते हो आप। सिविल कोर्ट की शक्तियों का आनंद लेता है की तरह होता है। अच्छा, सिविल मैटर्स कौन कौन से होते हैं? ठीक, अब कोई जो है होशियार ये भी कह सकता है जो क्रिमिनल मैटर्स नहीं होते हैं सर वो सिविल मैटर्स होते हैं, बट थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बताएंगे अगर आप, तो ये होगा जो इसमें भी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा है, कोई बातचीत की बात हो रही है, मतलब उसमें जो है आपका मतलब दोनों एम्प्लॉयज़ के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में कोई भी जो बताया गया था कि एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स कंडीशन क्या होंगे उसका उल्लंघन हो गया, इन सब केसेस में सिविल वाले केस माने जाते हैं इनको। ठीक, और इसके बाद क्या है, एग्जामिन करता है ऑल फैक्ट्स रिलेवेंट टू द डिस्प्यूटेड मैटर एंड देन गिव्स हिज जजमेंट। विवादित मामलों के से संबंधित सभी तथ्यों की जांच करता है, फिर अपना निर्णय देता है। ऑन फेलियर टू अराइव एट ए सेटलमेंट, कंसिलिएशन ऑफिसर शैल सेंड ए फुल रिपोर्ट टू द एप्रोप्रिएट। अगर मान लीजिए सेटलमेंट निपटान नहीं करवा पाया किसी तरीके से कंसिलिएशन ऑफिसर, तो ये एक रिपोर्ट बनाएगा और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एक पूरी रिपोर्ट देगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दे देगा। मान लीजिए किसी स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा, सेंट्रल पे है, नेशनल लेवल पे तो नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, ये वाली चीज़ है। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन क्या होता है, समझ रहे हो? सुलह बोर्ड, पिछली बार कंसिलिएशन ऑफिसर पूछा था, हो सकता है इस बार ये पूछ ले। इसका काम क्या होता है, प्रमोट करना निपटान को, मतलब कि टू फॉर प्रमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट वेयर कंसिलिएशन ऑफिसर फेल्स, ठीक, टू डू सो विद इन 14 दिन। जैसे कि पीछे दिया था ना कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे रहा है कंसिलिएशन ऑफिसर कि हम फेल हो गए, हम नहीं कर पाए, तो अब उसके बाद बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन आ जाएगा। ये 14 दिन के अंतर जो ऐसे जो केसेस हैं जहाँ निपटान नहीं हो पाया और कंसिलिएशन ऑफिसर ने बोल दिया है कि हम फेल हो गए हैं, तो वहाँ पे इसको जो है निपटान करने की जिम्मेदारी किसकी आ गई, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन की आ गई। ये ट्राईपार्टाइट बॉडी होती है जिसमें कि 2-3
जिसमें कि कंसिस्टिंग ऑफ चेयरमैन एंड 2 से 4 अदर मेंबर्स होते हैं। ट्राइपार्टाइट है, मतलब कि इसमें सरकार का भी कोई ना कोई बंदा रहेगा, क्योंकि रिपोर्ट कंसिलिएशन ऑफिसर ने किसको भेजी थी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजी थी। ठीक है, सब कुछ लिंक्ड है, थोड़ा कॉमन सेंस से पूरा काम करिए। ठीक, तो ट्राइपार्टाइट का फिर से बता दे रहा हूँ क्या होता है। गवर्नमेंट का बंदा हो गया, नियोक्ता का या फिर एम्प्लॉयर का हो गया, और एम्प्लॉयज़ का हो गया। If settlement is arrived at, board is required to send report and memorandum signed by parties to appropriate। यदि समझौता हो जाता है, अब इसके बाद ठीक है, जब इसके कंसिलिएशन ऑफ बोर्ड के पास आ गए हैं, समझौता हो गया, तो बोर्ड को दलों द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट और ज्ञापन का उचित रूप में भेजना आवश्यक है। ठीक, ये बोर्ड है वो दलों, मतलब जो भी लोग हैं, जो भी पार्टीज थे इसमें, उन सबको जो है रिपोर्ट भेजेगा, अपना बताएगा कि क्या चीज़ें कैसे क्या करी गई है। ठीक, अगर वैसा कोई सेटलमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, 2 केस है ना, या तो हो गया है तो नहीं हो पाएगा, तो बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू सेंड ए फुल रिपोर्ट टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उस केस में बोर्ड भी भेज देगा उस गवर्नमेंट के पास में कि भैया ये नहीं हम कर पाए इसमें, अलॉन्ग विद इट्स रिकमेंडेशन विद इन 2 मंथ और उससे कम। ठीक है, 2 महीने के अंतर्गत रिकमेंडेशन ये भेज देगा, जब ये बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन या फिर कंसिलिएशन बोर्ड जो है निपटान नहीं करा पाया है अपनी, इसमें सिफारिशें भी भेजेगा 2 महीने के अंदर। ठीक, एग्रीमेंट इज बाइंडिंग, अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो ये बाइंडिंग होता है। फॉर सच पीरियड एज इज एग्रीड अपॉन फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम डेट विच मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट इज साइंड बाई पार्टीज टू डिस्प्यूट। जो भी पार्टीज थे डिस्प्यूट में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ जो भी थे, तो उनके लिए ये बाइंडिंग होता है 6 महीने के लिए, या फिर उससे पहले जो भी पीरियड के लिए बात हुई है, समझौता हुआ उस पार्टी उस टाइम पीरियड के लिए। ठीक, और निपटारा हो गया है। ठीक, सेटलमेंट इज अराइव्ड हो गया। ठीक, अगर सेटलमेंट नहीं होता है, ठीक है, ठीक, तो मतलब जब यहाँ पे ये एग्रीमेंट हो गया और फिर बाइंडिंग हो जाएगा, तब मतलब सेटलमेंट हो गया, निपटारा हो गया। तो अगर नहीं हो पाया तो भैया कंसिलिएशन ऑफिसर और कंसिलिएशन बोर्ड की जो रिपोर्ट थी कि हम नहीं करा पाए हैं इस पे निपटारा, तो उसकी जो है रिपोर्ट है वो पब्लिश कराई जाती हैं। ठीक, कि भैया नहीं अभी भी चल रहा है। व्हेन ए रेफरेंस इज मेड टू द कोड, लेबर कोड, आपका ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, अदर अंडर सेक्शन 10 ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। ठीक, जब मतलब क्या है कि रिपोर्ट तब कब हमें पब्लिश करनी होगी? जब सुलह की कार्रवाई के दौरान धारा 10 के तहत कोर्ट, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल में संदर्भ दिया जाता है तब। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा क्या है, अगला है हमारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ठीक, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, हमने कई सारी चीज़ें, ये 5वीं है इसमें, कि किस तरीके से हम डिस्प्यूट का निपटान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या है, ये कंसिस्ट कर सकता है एक या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन, चेयरपर्सन, किस सेक्शन के अंतर्गत? 6 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत। एक या अधिक स्वतंत्र व्यक्ति से मिलकर हो सकता है, अध्यक्ष जो है बनाया जा सकता है, इसका बना होगा। और सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 में एक आ गया। सब सेक्शन 3 जो होता है इसका, ये सशक्त बनाता है कोर्ट को, हैविंग द प्रिस्क्राइब्ड कोरम टू एक्ट इवन इफ द चेयरमैन मेंबर इज एब्सेंट। अब देखो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, इसमें कई सारे लोग हैं। ठीक है, इसमें चेयरमैन ये है। ठीक, अगर मतलब कई सारे जो पर्सन लोग बैठे हुए हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन बैठे हुए हैं, चेयरमैन मान लो नहीं है उस समय, तो कोरम अगर है, कोरम वैसे जैसे लोकसभा में क्या होता है 10% लोग हैं, तो कोरम अगर है और कोर्ट के मतलब ये मानता है कि अगर मान लो चेयरमैन नहीं भी है या फिर कोई मेंबर नहीं भी है, लेकिन कोरम है, तब भी जो है ये सब सेक्शन 3 बताता है ये कि तब भी जो है कार्यवाही चालू रहेगी। ठीक, इसके बाद ये है कि हाउएवर द कोर्ट शैल नॉट एक्ट इफ द सर्विसेज ऑफ ए चेयरमैन हैव सीज टू बी अवेलेबल एंटिल ए न्यू चेयरमैन हैज़ बीन अपॉइंटेड। अब चेयरमैन अगर इसकी सर्विसेज ही खत्म हो गई, चेयरमैन मतलब है ही नहीं, ठीक है, और जब तक नया चेयरमैन नहीं आता तब तक भैया नहीं, फिर मतलब उस समय नहीं कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेंगी। चेयरमैन किसी कारणवश, किसी मतलब ऐसा नहीं उसको हटा दिया गया है, ठीक है, किसी कारणवश अगर वो एब्सेंट है तब तो हो सकती है कोरम होने पर, लेकिन वो है ही नहीं, सीज टू अवेलेबल, मतलब चेयरमैन वहाँ पे है ही नहीं उस वाली उसका पूरा बोर्ड का, तो फिर तो नहीं चलेगा। और जब तक नया चेयरमैन नहीं आ जाता तब तक नहीं होगी कार्रवाई कोई भी। सेक्शन 14 या फिर धारा 14 क्या कहती है? अदालत जांच शुरू होने की तारीख से 6 महीने के भीतर उपयुक्त सरकार पर वहां पूछताछ करेगी। कोर्ट जो इंक्वायर करती है आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से 6 महीने के अंतर्गत फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये किसके अंतर्गत है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंतर्गत हम ये समझ रहे थे चीज़ें। अब इसी श्रृंखला में जो है आगे कौन सा आता है आपका कि एजुडिकेशन यानी कि अधिनिर्णय।
ठीक, ये आपका क्या है कि डिस्प्यूट हो जाए तो क्या जो लॉ दिए गए हैं उसी के अंतर्गत जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ जो कंसिलिएशन बोर्ड है, कंसिलिएशन बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, ये सारी चीज़ें जो है उसी में छठा नंबर पे कौन सा है, एडजुडिकेशन है। ठीक, अधिनिर्णय है। इसमें क्या समझते हैं हम लोग, क्या चीज़ें हैं, प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स इंटरवेंशन बाई ए थर्ड पार्टी। अब कोई तीसरी पार्टी, जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय तो थे, अब जो है कोई बीच बचाव करने के लिए तीसरी पार्टी कोई आ रही है जो देखेगी, देखिए भैया क्या चीज़ है, क्या डिस्प्यूट है, जिसको अपॉइंट करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की तरफ से आता है, विद और विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टी, चाहे कंसेंट जो है, सहमति जो है किसी पार्टी की हो या ना हो, किसी एक की हो दूसरे की ना हो तब भी आ सकता है, या दोनों की हो तब भी आ सकता है, और दोनों की ना भी हो तब भी आ सकता है। गवर्नमेंट इसमें थर्ड पार्टी को जो है इंटरवेंशन के लिए ला सकता है। ठीक है, टू डिस्प्यूट फॉर द पर्पज ऑफ सेटलिंग द डिस्प्यूट, मतलब डिस्प्यूट को खत्म करना है। ठीक, डिस्प्यूट खत्म होगा नहीं तो काम चलेगा नहीं, काम चलेगा नहीं तो अर्थव्यवस्था और सारी समाज पे, मतलब चाहे एम्प्लॉयज़ हो या फिर एम्प्लॉयर हो, सबको जो है नुकसान है। ठीक, अगर बोथ पार्टीज टू डिस्प्यूट एग्री कर जाते हैं टू रिफर द डिस्प्यूट टू एजुडिकेशन एट देयर ओन अकॉर्ड, देन सच रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू द एजुडिकेशन इज कंसिडर वॉलंटरी। अगर दोनों लोग मान जाते हैं भाई, दोनों पार्टी, कि हाँ ठीक है हम एजुडिकेशन करना चाहते हैं, तो उस वाले एजुडिकेशन को आप क्या बोलेंगे, स्वैच्छिक माना जाएगा। सिंपल साफ सीधी बात है। हाउ एवर, हालांकि यह अनिवार्य होता है कि जब दोनों पक्षों की सहमति के बिना अधिनिर्णय संदर्भ किया जाता है। इट इज कंपल्सरी व्हेन रेफरेंस इज मेड टू द एडजुडिकेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द आइदर और बोथ पार्टीज। मतलब इसमें गवर्नमेंट ये बता देगी कि भैया हम ये एडजुडिकेटर जो है फला फला को, XYZ को, ABC को हम बना रहे हैं दोनों एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक, तो गवर्नमेंट बता देगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा हो गया। अब अगले वाले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि क्या ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं, उपाय हैं, जिससे कि हम सेटलमेंट तो कर सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, जैसे अभी तक हम दिखा रहे थे लेबर कोर्ट और इन सब के थ्रू, लेकिन अब इसमें क्या है, कई सारे जो है नॉन स्टैट्यूटरी जो उपाय हैं उनकी बात करेंगे अगले वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।